हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल BTS में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, हम जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पेज में लिखा था कि आज जो है यूपीएससी जो सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो पेपर हुई थी 2023 वाला दोस्तों, उसका हम लोग पेपर का दोस्तों क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एनालिसिस लेकर आएंगे दोस्तों। इसमें हम लोग बारी बारी से, आपको पता है कि 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और दोस्तों जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो जैसा कि आपको बताया कि मैं अपना जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स दोस्तों, जितना भी 12वीं यूपीएससी मैंने प्रीलिम्स लिखा दोस्तों, तो 2016 में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। इसमें मैंने 70 क्वेश्चन दोस्तों सही किया लगभग में 100 क्वेश्चन में। तो दोस्तों लेकिन अभी का दोस्तों स्थिति ये है कि पेपर धीरे धीरे दोस्तों टफर होते जा रहा है। और दोस्तों जो लेवल है, टफनेस का लेवल है, बहुत ही मैं आप कह सकते हैं कि चरम लेवल का है। इससे इससे अब क्या ही दोस्तों कहा जाएगा, इसकी क्वेश्चन खड़ा रहेगा। पहले दोस्तों क्या होता था कि एलिमिनेशन प्रोसेस आप देखेंगे दोस्तों, ये एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके बहुत सारे दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं लगभग दोस्तों 50 से 60 क्वेश्चन सही कर लेते। लेकिन दोस्तों अब जब आपको पता होगा कि जो कट ऑफ है जनरल का दोस्तों, ये आपको है 50 के आसपास, 50 51 52 इसी के आसपास दोस्तों जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जो स्तर है प्रश्न का, बहुत ही मैंने आप कह सकते हैं कि दोस्तों सवाल तो रहता ही, क्वेश्चन तो रहता ही है, लेकिन देखिए ऑप्शन में भी दोस्तों बहुत रिसर्च होता है। बाकी दोस्तों आप स्टेट पीसीएस का देखेंगे तो स्टेट फॉरवर्ड ऑप्शन रहता है, लेकिन यूपीएससी के दोस्तों सवाल आप देखेंगे कि उसमें ऑप्शन में भी बहुत सारे दोस्तों जो है उसमें रिसर्च करके ऐसा बना ऑप्शन बनाया था कि जो कैंडिडेट्स है, जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स जो रट्टू तोता टाइप के दोस्तों छट जाए, जो ओरिजिनल कैंडिडेट है जिनका दोस्तों मेमोरी अच्छा है, जो अच्छा से चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, वो दोस्तों वही केवल जो सफल हो। और दोस्तों कुछ स्ट्रेटजी होता है, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक कुछ सवालों में दोस्तों रहता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। और दोस्तों मैं बताऊंगा कि देखिए एलिमिनेशन ये जो पेपर है दोस्तों, बहुत ही मैंने आप कह सकते हैं कि मॉडरेट से हाई लेवल का है। तो दोस्तों जो इसका जो अभी आपको पता है कि इसका इंटरव्यू स्टेज चल रहा है, ठीक है। तो जब इसका दोस्तों कट ऑफ आएगा देखिएगा, क्या 50 के आसपास ही हो सकता है जनरल कैटेगरी का मैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों कैटेगरी का तो इस 50 से भी कम रहेगा, ठीक है। जब दोस्तों मैं आप बता दूं कि 2016 में दोस्तों जब मैंने मेंस लिखा था यूपीएससी का दोस्तों, तो उस वक्त जो जनरल का दोस्तों कट ऑफ गया था 56, ठीक है। तो आप अंतर समझ सकते हैं कि अभी जो आपको 49-50 के आसपास जा रहा है, और दोस्तों जो उस वक्त गया था 50। दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दोस्तों इसी के आसपास जो है 56 या दोस्तों, हाँ 56-58 इसी साथ 58 या ये एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन इतना है कि 56 से 58 के बीच में दोस्तों। अगर आप किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितना कट ऑफ गया था दोस्तों। ये है कि क्वेश्चन का लेवल दोस्तों जैसे ही टफनेस बढ़ता है दोस्तों, तो कट ऑफ जो है ऑटोमेटिक गिर जाता है दोस्तों। ये देख सकते हैं कि ये स्टेट ए है, और इसका हम लोग दोस्तों आज जो है इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केवल दोस्तों है पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे। चूँकि मैंने दोस्तों बताया कि मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करना है दोस्तों। अगर रहता कि दोस्तों एक का बी, दो का सी दोस्तों ऐसे आंसर बनाना रहता दोस्तों, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो चीज़ों को समझेंगे कि कैसे सवाल का लेवल कितना कड़ा है दोस्तों, और आगे आपको किस तरह का पढ़ना, किस बुक से पढ़ें दोस्तों, और क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप यूपीएससी का पेपर का दोस्तों आप प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप देखेंगे कि जो 70 बीपीएससी का दोस्तों जो प्रीलिम्स होगा उसमें आप लोग को निश्चित रूप से फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों सीधे हम लोग पॉलिटी की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। धीरे धीरे जो है पॉलिटी के अलावा दोस्तों जो हम लोग करंट अफेयर्स का चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं जैसा कि मेरा स्ट्रेटजी है कि जैसे ही दोस्तों यूपीएससी का प्रीलिम्स का दोस्तों खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर का 2023 का दोस्तों, तो दोस्तों उसके बाद जो है हम लोग साथ ही साथ अगले वीडियो में 69 बीपीएससी का दोस्तों जो पॉलिटी का सवाल हुआ उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग यूपीएससी का करंट अफेयर्स करेंगे, और उसके बाद जो है बीपीएससी का करंट अफेयर्स करेंगे प्रीवियस ईयर का दोस्तों। इसी तरह दोस्तों जो भी पहले सबसे हम लोग प्रीवियस ईयर खत्म करेंगे, उसके बाद जो हम लोग दोस्तों टेस्ट सीरीज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर है सेट ए का, जो पॉलिटी से स्टार्ट हो दोस्तों सीधे 31 नंबर। सबसे पहले दोस्तों हम लोग 31 की तरफ बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जो भी दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों को फायदा होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि मुझे दोस्तों यूपीएससी कुल मिलाकर जो है 8 बार मुख्य परीक्षा लिखने का दोस्तों अनुभव है। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश का 2 बार दोस्तों मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, जेपीएससी का दोस्तों क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स एक बार दोस्तों राजस्थान पीसीएस का दोस्तों। इस प्रकार जो है तमाम अनुभव है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी मुझे अनुभव है अपने जो भी भाई बहन है उसको उन लोगों के साथ जो है दोस्तों निःशुल्क साझा करूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, सवाल दोस्तों देखते हैं। पहले दोस्तों इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं कि इन एसेंस देखिए 31 नंबर दोस्तों ये पॉलिटी का सवाल है। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन दोस्तों, कहने का मतलब है कि ड्यू प्रोसेस का दोस्तों हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है यहाँ पर 31 नंबर की सारभूत रूप में
दोस्तों और ऐसा भी होता है यूपीएससी के सवाल में दोस्तों, ऐसा जनरली देखा भी गया है कि जो पहले सवाल जो है इंग्लिश मीडियम में बनाए जाते हैं, उसके बाद जो गूगल ट्रांसलेट भी होता है। तो दोस्तों बहुत सारे सवालों में आप लोग देखेंगे, लगभग आप कह सकते हैं 3-4 सवालों में कि कुछ दोस्तों जो है गलत अनुवाद हो जाता है, इसके चलते दोस्तों आत्मा ही मर जाती है। तो जब भी अगर दोस्तों आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप जो कोई भी दोस्तों सवाल में अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार जरूर इंग्लिश मीडियम वाला सवाल दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल दोस्तों, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल कह रहा है, तो आपको पता है कि हमारे देश में दोस्तों, चलिए इंग्लिश वाला देखते हो, ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। आपको पता है दोस्तों कि हमारे देश में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि हमारे देश में हमारे दोस्तों ये जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑलरेडी है, ठीक है। हमारे दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो भी हमारा जो संवैधानिक प्रावधान है, इसके अंतर्गत प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पहले से हमारे देश में था। जुडिशरी ने दोस्तों इसको आधार बनाते बहुत सारे फैसले भी दिए हैं। लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि ये जो है आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये अमेरिका दोस्तों, अमेरिकी जो जुडिशरी है वहाँ से दोस्तों, उस वहाँ से दोस्तों हमारे जो हायर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जज ने विभिन्न फैसलों में दोस्तों अमेरिका से इसको ग्रहण किया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। दोस्तों देखिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में दोस्तों होता है कि कोई भी दोस्तों कानून अगर विधायिका ने दोस्तों पारित कर दिया है दोस्तों, चाहे जैसा भी हो दोस्तों, तो उसके आधार पर किसी व्यक्ति को उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से दोस्तों उसको विहीन किया जा सकता है, ठीक है, उसका प्राण छीना जा सकता है। लेकिन दोस्तों वही है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बेसिकली दोस्तों फैसला था मेनका गांधी वाद में दोस्तों, उन्होंने दोस्तों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया और दोस्तों बोला कि कोई भी कानून जो है आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मनमाने तरीके से आप कोई भी कानून बनाकर किसी व्यक्ति के आप दोस्तों आप जान नहीं ले सकते हैं। आप जो भी कानून बनाइएगा दोस्तों, वो कानून कैसा होना चाहिए, देखिए आपको तर्कसंगत होना चाहिए और युक्ति संगत होना चाहिए, कानून स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब कि कानून जो हो दोस्तों, केवल ये नहीं कि दोस्तों कानून बना दिए गए हैं इसलिए किसी व्यक्ति को दोस्तों हत्या कर सकते हैं या किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कानून जो भी दोस्तों विधायिका जो आपको पता है कि विधायिका बनाती है, तो दोस्तों कानून क्या होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए और तर्कसंगत होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए दोस्तों। तो वही कानून को जो है, नहीं तो दोस्तों क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट जो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे। जैसे कि आपको तो पता है कि दोस्तों इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप लोग समझ गए इसका मतलब, चलिए बता दें उसका आंसर होगा आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है दोस्तों। ये आपको नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों दोनों अलग कंसेप्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है दोस्तों। तो बी कट गया। और दोस्तों जो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ दोस्तों, ये जो है आपका फेयरनेस वाली बात है दोस्तों, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी दोस्तों इंक्लूडेड है। तो दोस्तों ये जो है आपको ये भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जो सी ऑप्शन है ए में ही समाहित है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ दोस्तों ये तो नहीं होगा, ये आर्टिकल 14 है दोस्तों। जो तो इसका जो आंसर दोस्तों हो गया कि इन सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन, तो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है दोस्तों। इसका हम लोग हिंदी भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ठीक है, नेचुरल जस्टिस। दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि नेचुरल जस्टिस का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी व्यक्ति हैं दोस्तों उनको एक तरफा कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अगर कोई किसी व्यक्ति ने दोस्तों अगर कुछ गलत किया है दोस्तों, तो उनका पक्ष को भी सुना जाएगा, ठीक है, उनको अपना पक्ष रखने का पर्याप्त दोस्तों समय दिया जाए, उसके बाद जो दोस्तों कार्रवाई होगी। तो दोस्तों यही होता है आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। और इस दोस्तों किस वाद में इसको अपनाया गया सबसे पहले दोस्तों, मेनका गांधी वाद में, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपको सवाल आपको हो गया, आप समझ गए होंगे। 4 ऑप्शन दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का आंसर होगा दोस्तों, ये नहीं होगा क्योंकि दोस्तों अलग कंसेप्ट है। ऑलरेडी दोस्तों भारतीय जुडिशरी ने जो है तो विभिन्न फैसलों में उसको यूज किया है। और फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ दोस्तों चूँकि आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ही दोस्तों आपको शामिल है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ दोस्तों होगा नहीं, ठीक है, आपको आर्टिकल 14 है। तो आप समझ गए होंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें दोस्तों किसी व्यक्ति को जो है अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों उस पर कार्रवाई होगी। एक तरफा कार्रवाई दोस्तों नहीं होगी। दूसरे कहने का मतलब दोस्तों कि सभी को दोस्तों सुनने का जो है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों दोनों पक्ष का पहले दोनों पक्ष के वकीलों का दोस्तों सुनवाई होती है, उसके बाद जो है ऑनरेबल जजेस फैसला देते हैं। तो दोस्तों ये आपको हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं 32 क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहते, देखिए हिंदी ही पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है उसमें आपको हिंदी इंग्लिश आपको दोनों रहता ही पढ़ सकते हैं। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती है दोस्तों, स्टेटमेंट 1 है, ठीक है।
और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मतलब कहने का मतलब है कि जो भी दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है दोस्तों, आपको दिल्ली गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाती है तिहाड़ जेल है दोस्तों। वही आप देखेंगे बिहार में जो पटना में दोस्तों बेऊर जेल है दोस्तों, वो जो है बिहार गवर्नमेंट जो पटना जो भी बिहार सरकार की जो प्रशासन जो है उसको संभालती है। तो वही कह रहा है कि भारत में जो जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण जो है राज्य सरकार अपने नियमों और विनियमों से करती है दोस्तों। स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम जो कथन देखिए दूसरा, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो है आपका थोड़ा सा दोस्तों इसका इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द, दोस्तों ये सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों देखिए इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नमेंट बाय द, और दोस्तों मैं ध्यान दूँ जिनका भी दोस्तों हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है और इंग्लिश दोस्तों वीक है, तो आप जो है दोस्तों रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए। आपको पता है कि जब भी दोस्तों आप IAS बनने को ख्याल रखते हैं तो आपको इंग्लिश पेपर होता है दोस्तों, में इंग्लिश का पेपर होता है जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो बिना क्वालिफाई किए दोस्तों आप चाहे कितना भी आपका GS अच्छा है आप नहीं बन सकते IAS IPS जो भी है दोस्तों। तो आप तो अगर जिनका भी इंग्लिश वीक है इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है, इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नड बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दोस्तों यहाँ पे जो टर्म है देखिए एक्सप्रेसली, आपको पता है कि UPSC के सवाल में दोस्तों टर्म पे बहुत फोकस किया। देखिए विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दोस्तों ये बात जो है आप बता दूँ कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों जो है गलत है, ठीक है। आपको देखिए चूँकि अगर दोस्तों ये शब्द नहीं रहता तो यह स्टेटमेंट दूसरा सही हो जाता, लेकिन चूंकि एक्सप्रेसली कह रहा है दोस्तों ये जो है आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में दोस्तों जो है अभी आपको बात किया गया था, ये जो कि दोस्तों सब्जेक्ट को जो रखा गया था इन द कंट्रोल ऑफ इन इंडिया प्रिजन्स आर, यहाँ पर देखिए इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नड बाय द प्रिजन्स एक्ट विच केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दोस्तों तो आपको ये जो है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसमें भी दोस्तों जो है आपको सब्जेक्ट को रखा गया है इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट में। तो दोस्तों ये जो है आपको इस शब्द के कारण जो है आपको गलत हो गया दोस्तों, ये सही हो गया दोस्तों। जो इसका आंसर हो जाएगा आपको 32 का, आपको जो है ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज दोस्तों इनकरेक्ट है, आपको ये हो जाएगा C, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वही दोस्तों आप हिंदी भी आप देख सकते हैं यहीं पर कि ये जो है ये आपको जैसे बताया दोस्तों ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इस प्रकार जो आपको देखिए कथन एक सही किंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि दोस्तों जो ये विषय जो लैंग्वेज है देखिए इसीलिए दोस्तों कहते हैं अंग्रेजी पढ़िएगा, ठीक है, यहाँ से कुछ स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन आप जब इंग्लिश पढ़िए एक्सप्रेसली जो शब्द यूज किया उसके चलते जो है दोस्तों ये गलत हुआ, क्योंकि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी दोस्तों इसको इसमें प्रांतीय सरकारों को दिया गया था। तो दोस्तों ये भी हो गया। चलिए हम दोस्तों आपको नेक्स्ट 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। निश्चित रूप से मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो दोस्तों फायदा होगा, जो भी दोस्तों UPSC एग्जाम हो या दोस्तों 17 UPSC का प्रीलिम्स हो, आपको फायदा होगा दोस्तों। और जो मेंस का भी दोस्तों कंटेंट है उस पर भी दोस्तों उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो उस पर भी दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले दोस्तों हम लोग PT का देखते हैं, इस पेपर को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ने विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। दोस्तों जो कहने का मतलब है कि हमारे देश का जो संविधान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। इस सवाल का ये मतलब ये है, आप देख सकते हैं कि हिंदी में दोस्तों वही लिखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है दोस्तों। तो इसका जो आपको इसका कहने का मतलब ये होगा आपको दोस्तों जो भी मेंस लिख रहे हैं दोस्तों UPSC का, उसमें एक सवाल दोस्तों 63rd UPSC में दोस्तों कहा था कि संविधानवाद के अंदर दोस्तों संविधान रहता है, ठीक है। तो दोस्तों संविधानवाद आप जान लीजिए सबसे पहले दोस्तों संविधानवाद क्या है दोस्तों कि उसमें उसके माध्यम से रूल ऑफ लॉ स्थापित किया जाता है और सरकार के दोस्तों जो अधिकार है उसको सीमित किया जाता है, ताकि दोस्तों जो आम जनता सिटीजन्स का जो मौलिक अधिकार है उसका दोस्तों संरक्षण किया जा सके। तो दोस्तों इसमें संविधानवाद में 3 बातें ध्यान रखिए। पहला दोस्तों कि संविधान सुप्रीम है। दूसरा नंबर दोस्तों कि आपको रूल ऑफ लॉ चलेगा, ठीक है, उसमें दोस्तों किसी व्यक्ति का रूल नहीं चलेगा। तीसरा नंबर दोस्तों सरकार के अधिकार को दोस्तों सीमित किया जाता है। तो दोस्तों इस आधार पर चलिए हम लोग देखते हैं कि संविधान का दोस्तों मतलब क्या हुआ
कि इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ, दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, दोस्तों ये भी नहीं होगा। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे दोस्तों मैंने अभी बताया, तो आंसर सी हो जाएगा। इट सिक्योर्स, दोस्तों ये सारा चीज़ है दोस्तों, लेकिन होता है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट, ध्यान दिए टर्म क्या है दोस्तों, बेस्ट रिफ्लेक्ट। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं कि ये जो है आपका सही नहीं है, ये सब है, लेकिन दोस्तों बेस्ट रिफ्लेक्ट पूछा, इसलिए जो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे बताया कि संविधानवाद में एक दोस्तों संविधान के अंदर ही संविधान है, और उसमें दोस्तों क्या होता है कि सरकार की शक्ति को सीमित किया जाता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों इसका हिंदी भी देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित करता है, दोस्तों ये आपको हो जाएगा सरकार की शक्ति को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको होगा 33, उसके बाद देखिए 34 यहाँ पर दोस्तों, हाँ देखिए, इन इंडिया which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights, दोस्तों इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित, दोस्तों ये देखिए टर्म अधिभूत है, ये जो टर्म है दोस्तों जो है आपको गूगल अनुवाद है, ठीक है। आपको इसका अर्थ बहुत लोगों ने क्या ही बोलूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो टर्म है तो देखिए इनेक्टेड का ही दोस्तों लगता है कि अभी अधिभूत किया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों इन इंडिया कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट ही होगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में देखिए बात करते हैं कि आपको जो दोस्तों ये सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन दोस्तों इसको मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी जो इससे कोई संबंध नहीं जो सवाल पूछा गया है। और 40वां संविधान संशोधन में दोस्तों वही है कि जो 42वें संविधान में कुछ जो गलतियाँ हुई थी उसको जो ओवरटर्न किया गया था, और दोस्तों ये तो है नहीं, ये डी होगा। तो दोस्तों इसमें क्या किया था कि पहला संविधान संशोधन दोस्तों का पता है कि 1951 में किया गया था, और इसके तहत जो है दोस्तों कि 9th शेड्यूल दोस्तों में जो जितने भी दोस्तों एक्ट है उसमें 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया था, 9th शेड्यूल क्रिएट करके। दोस्तों कौन कौन से मुद्दे थे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको दोस्तों जो भी जमींदारी प्रथा का दोस्तों जो उन्मूलन हुआ था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 9th शेड्यूल में डाला गया था। यही दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 का है। और बाकी दोस्तों जो भी फंडामेंटल राइट और डीपीएससी में जो दोस्तों जो आपको पता है कि बहुत विरोध भी हुआ है, तो चूँकि वीकर सेक्शन का दोस्तों जो है राइट टू प्रोटेक्ट करना था, इसलिए इसमें जो है पहला संशोधन में उनके राइट टू प्रोटेक्शन करने के लिए जो है दोस्तों ये जो पहला संविधान संशोधन किया गया। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब दोस्तों आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और उसके बाद जो है ये जो 1951 में दोस्तों संविधान संशोधन पहला हुआ। तो इसके पहले दोस्तों क्या होता था कि आर्टिकल 19(1) आपको पता है कि 19(1) ए के तहत जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसके चलते दोस्तों पहले कोई भी अगर किसी प्रकार की हत्या होता था तो वो लोग जो उसको दोस्तों समर्थन करते थे कि नहीं हत्या सही है दोस्तों। ये जो है आपको युक्ति तो दोस्तों इसी सब को रोकने के लिए जो भी आपको मर्डर है, हिंसा है, उसको दोस्तों लोग पहले जायज़ ठहराते थे, बोलते थे कि जो मेरा आर्टिकल 19(1) ए के तहत जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, तो मैं कुछ भी दोस्तों बोल सकता है। लेकिन बाद में दोस्तों इस एक्ट के द्वारा जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है उस पर युक्त निर्बंधन लगाया कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हो कि 34 नंबर बता दिया। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं 35 नंबर, ठीक है। दोस्तों ये हिंदी पढ़ लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये देखिए अभी आपको थोड़ा सा आसान लग रहा है कि आगे दोस्तों और कठिन सवाल इंडियन पॉलिटी में पूछा गया है। चलिए दोस्तों ये देखते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा की कौन विचार कीजिए उपयुक्त से कितने संवैधानिक निकाय हैं। दोस्तों देखिए ये जो है सवाल आपको देखिए नए प्रकार का आपको मिलेगा बीपीएससी में। अभी तक इस प्रकार का दोस्तों सवाल नहीं पूछा गया कि कितने सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। दोस्तों इस प्रकार नए प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो आप देख सकते हैं। यानी दोस्तों क्या पूछा आपको ऑप्शन में क्या रहा था कि बोला जाता केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4 इस टाइप का। लेकिन देखिए अपने इसमें आपको है कि पूरा कंसेप्ट दोस्तों डिमांड कर रहा है, तो अब देख सकते हो। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसको दोस्तों 102वां दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2018 में, उसके तहत जो इसको NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट दोस्तों इसको संवैधानिक बॉडी का दर्जा दे दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है आपका संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। तो वही पूछा दोस्तों कि उपयुक्त में से कितने संवैधानिक न्याय है दोस्तों, तो आपको ये सही है। जैसे कि मैंने बताया कि 102वां संविधान संशोधन दोस्तों 2018 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, और इसको दोस्तों आर्टिकल जो है 338B के तहत जो है इसको संवैधानिक बॉडी बना दिया गया है। और दोस्तों बाकी आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 338 के में दोस्तों क्या है,
आपको नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एक संवैधानिक बॉडी है, और आर्टिकल 338 एक में दोस्तों क्या है, आपको नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स है। तो दोस्तों ये जो है आपका पहला तो एकदम सही है, ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है दोस्तों, ये एक पार्लियामेंट के द्वारा दोस्तों जो है एक्ट पास करके बनाया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी दोस्तों बोलते हैं, सांविधिक निकाय, और दोस्तों इसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत इसको बनाया गया था। दूसरा नहीं होगा। तीसरा दोस्तों, राष्ट्रीय विधेयक दोस्तों, ये भी आपका संवैधानिक बॉडी नहीं है दोस्तों, ये आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी है दोस्तों। इसका बेसिकली कार्य क्या है कि जो भारत सरकार को दोस्तों जो भी लीगल सुधार में दोस्तों आपको सलाह देती है, ठीक है। और दोस्तों चौथा ऑप्शन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम दोस्तों, निवारण आयोग दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या है, आपको पार्लियामेंट के द्वारा दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द्वारा दोस्तों पारित किया गया है। तो ये आपको जो है इसमें केवल दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका थोड़ा इंग्लिश देख लेंगे तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कंसिडर द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों कौन सा कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो दोस्तों ये आपको ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो दोस्तों कितने सही हुआ, एक सही हुआ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो दोस्तों यही है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस सवाल को आप नहीं बना सकते थे, क्योंकि आपको रिलेशन प्रोसेस जो है इसमें समाप्त हो गया है। केवल दोस्तों ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो आप जैसा कि आप लोग देखा कि 2 गलत है, 3 गलत है, 4 गलत है, केवल एक सही, इसलिए दोस्तों ओनली 1 होगा, ए होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का दोस्तों सवाल जो है हो सकता है दोस्तों बीपीएससी में ट्राई किया जा सकता है दोस्तों। आपको पता है कि आयोग स्वतंत्र कुछ भी दोस्तों पैटर्न को लागू किया सकता है। तो दोस्तों जो आपको पता है कि पहले का जो 64-65 में दोस्तों सवाल था उसका लेवल, और अभी जो 68-69 का सवाल, दोनों में बहुत का अंतर आ चुका है दोस्तों। आपको 34 हो गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग 35 भी हो गया। अब दोस्तों 36 देखते हैं, ठीक है। 36 दोस्तों हिंदी में देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत की उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपको घोषित, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, और उसके बाद जो है कि कोई विधायक भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन इस आधार पर दोस्तों देखिए ये जो शब्द देखिए आपको लग रहा है मुलतवी किया जाता है, ऐसा शब्द दोस्तों इसमें हिंदी माध्यम के बच्चों को देखिए नुकसान हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है समझने में। तो दोस्तों ये आप लोग इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि इंग्लिश पर अगर जिनका वीक है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि चूंकि डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, अगर मैं दोस्तों चाहता तो वैसे कर सकता था, ए का बी का दोस्तों, तो करना नहीं है। आप लोग दोस्तों समझाना है कि देखिए किस प्रकार जो है यूपीएससी का सवाल टफ है, यूपीएससी है दोस्तों, ठीक है। और बीपीएससी में दोस्तों उसी लाइन लेंथ पे जा रहा है दोस्तों, तो आप जो है आपको उसी लेवल का मेहनत करना होगा। तो दोस्तों देखिए 36 पढ़ते हैं कि इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, all acts done by him her in the performance of duties of your office of the president before the date of decision become invalid। तो दोस्तों ये जो है आपको कह रहा है कि ये दोस्तों ये जो है कह रहा है कि अगर कोई राष्ट्रपति का दोस्तों है, जैसे आपको पता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी है। तो अगर द्रौपदी मुर्मू जी का दोस्तों इलेक्शन को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है तो उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया दोस्तों, क्या सभी दोस्तों निर्णय रद्द हो जाएंगे दोस्तों, वही सवाल कर दोस्तों। ऐसा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। जो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों अपने मान लीजिए कि उनका इलेक्शन जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है, तो जो भी उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया गया दोस्तों वो निर्णय रद्द नहीं होगा। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट वही कह रहा है कि क्या बिकम इनवैलिड दोस्तों, तो ये गलत है, ठीक है, इनवैलिड नहीं होता है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है, तो ये आपको गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट द सम लेजिस्लेचर असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। इसका दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और दोस्तों और किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का दोस्तों क्या कह रहा है कि डिसॉल्व कर दीजिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अभी जिसे आपको दिल्ली का सपोज कीजिए, दिल्ली आपको पता है कि दिल्ली और पुडुचेरी के भी दोस्तों जो इलेक्टेड एमएलए भाग लेते हैं, सपोज कि दिल्ली के विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया गया, तो क्या दोस्तों राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों? ये ऐसा नहीं है दोस्तों। डिसॉल्व अगर कोई किसी स्टेट का रहे तो दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ के इलेक्शन दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पोस्टपोन है दोस्तों। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दोस्तों, तो पोस्टपोन नहीं हुआ, ये भी गलत स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा दोस्तों, व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स टाइम लिमिट विद इन विच ही हैज़ टू डिक्लेयर हिज। दोस्तों देखिए टाइम लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है आपको पता है कि बहुत सारे वीटोज होते हैं, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, बहुत सारे के दोस्तों वीटो जिनके यूज करके जो है उस पर साइन नहीं करते हैं। तो दोस्तों कोई टाइम लिमिट संविधान में दोस्तों ऐसा नहीं लिखा गया है। इस प्रकार दोस्तों तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो पूछा कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट,
दोस्तों नन, ठीक है, इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका नन हो जाएगा 36 का। अब दोस्तों इसका हिंदी आप लोग पढ़ सकते हैं कि जो है आपको देखिए दोस्तों यही है कि इसका अनुवाद जो मुल्लती, ये सब जो शब्द है हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी, चूँकि आपको पता है दोस्तों मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल रहा है दोस्तों, ये जो मुल्लतवी शब्द भी मैंने पहली बार सुन रहा हूँ, तो दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, ठीक है। 36। अब दोस्तों अब चलिए 37, ठीक है दोस्तों, देखिए ये 37 क्या है कि भारतीय संसद में दोस्तों वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में दोस्तों, फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में दोस्तों विचार करना है। देखिए जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित अस्वीकृत कर सकती है। तो दोस्तों ये जो है स्टेटमेंट जो है आपको गलत है, और दोस्तों मैं बताऊँगा कि इसका कारण क्या है। और दोस्तों जो है इसमें पूछा कौन कौन सही है, ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए फिर वही आ गया दोस्तों कि कितने सही है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं दोस्तों, ये भी जो नया एक्सपेरिमेंट है यूपीएससी का। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो गया, ठीक है, ये दोस्तों संशोधित अस्वीकृत नहीं कर सकती, मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। उसका दूसरा ऑप्शन देखिए, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है, ठीक है। जब धन विधेयक, फिर से दोस्तों पढ़ते हैं, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है दोस्तों, ठीक है, दोस्तों ये सही है। बात आपको पता है कि मनी बिल पर दोस्तों राज्यसभा को पावर नहीं मिला है, ठीक है, आपको पता है कि जो है उस पर केवल अपना रिकमेंडेशन दे सकती है, उसको संशोधित या जो रिजेक्ट नहीं कर सकती है, तो दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तीसरा दोस्तों पढ़ते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है, दोस्तों ये भी आपको गलत है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पहले जानते हैं कि आपको दोस्तों मनी बिल जो है आर्टिकल आपको 110 के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। और फाइनेंस बिल में दोस्तों जो है आर्टिकल 110 जो है आपको बता दूं कि एक के तहत दोस्तों फाइनेंस बिल भी दोस्तों जो है एक मनी बिल का ही दोस्तों टाइप होता है, तो ये जो फाइनेंस बिल दोस्तों जिसमें चर्चा किया गया है ये भी दोस्तों मनी बिल के ही बराबर है। तो आपको पता है कि इस और दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको कि एक फाइनेंस बिल का दोस्तों 2 प्रकार का, चूँकि उसमें दोस्तों चर्चा नहीं की गई प्रश्न में। फाइनेंस बिल दोस्तों 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है आर्टिकल 117 के तहत दोस्तों एक होता है, एक 117 2 के तहत हो दोस्तों। तो चूँकि इसकी चर्चा नहीं की गई दोस्तों तो हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, उसको बाद में देखेंगे दोस्तों। तो जो चर्चा की गई वित्त विधेयक फाइनेंस बिल का दोस्तों, वो जो धन विधेयक का ही दोस्तों पार्ट है। इस प्रकार दोस्तों जो पहला स्टेटमेंट जो आप देखिए, वो जब लोकसभा विधेयक को भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित तो संस्कृत कर सकती है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, ठीक है, स्वीकृत नहीं कर सकती है, केवल सही कर सकती है। दूसरा ये भी जो है कि वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है दोस्तों, ये भी गलत है, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि धन विधेयक जैसे बताया कि जो वित्त विधेयक के धन विधेयक के जैसा ही है, तो दोस्तों जिस प्रकार धन विधेयक पर दोस्तों संयुक्त बैठक नहीं होती है तो उसी प्रकार दोस्तों वित्त विधेयक पर नहीं होगी। तो दोस्तों क्या है, तो कितने कथन सही है, तो केवल एक, जिसमें आपका दूसरा जो है आपका सही है, बाकी दोनों गलत है। तो दोस्तों जो ये हो गया आपको 37 का हो गया आपको ए, ठीक है, केवल एक, बाकी दोस्तों चूँकि गलत है तो केवल एक ही सही है। अब दोस्तों सीधे हम लोग पॉलिटी का सवाल दोस्तों 39 नंबर में है, इसको देखते हैं दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। और दोस्तों जो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि दोस्तों मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। देखिए 39 में दोस्तों आपको पता है शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में पूछा गया है। अब मैं बता दूँ सवाल स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको पता है कि शेड्यूल 5 में दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में प्रोविजन है, और शेड्यूल 6 में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में दोस्तों प्रावधान है। तो ये जो है शेड्यूल 5 से रिलेटेड सवाल है। और दोस्तों जितने भी सवाल हैं कुछ पता है कि आए दिन न्यूज़ में चर्चा में रहती है, इसलिए दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, ठीक है। तो दूसरा दोस्तों अनुसूचित के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। तीसरा दोस्तों संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे, ठीक है। 39 दोस्तों, तो 39 का मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो है आपका स्टेटमेंट ये गलत है। मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पर जो है नहीं होगा, ये आप दोस्तों इसका जो ये गवर्नर का काम है। तो मानिए जो गवर्नर होते हैं राज्यों के दोस्तों वो जो रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करते हैं, तो दोस्तों आपको गलत हो गया, तो आपको ये सही है। राष्ट्रपति के दोस्तों आदेश से ही दोस्तों क्या होता है कि किसी शेड्यूल्ड एरिया को डिसाइड किया जाता है। दूसरा दोस्तों ये है कि सबसे बड़ी इकाई जिला होती है, छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव का समूह होता है दोस्तों। तो इसमें आपको 2 सही 1 गलत है, तो जो आंसर है कितने कथन सही दोस्तों, तो आपको हो जाएगा बी, केवल 2, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको 39 का हो गया बी। अब दोस्तों देख सकते हैं कि थोड़ा सा यूपीएससी और टफर साइड में चला गया है। जो इस प्रकार का जो सवाल पूछा जा रहा है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं।
अब दोस्तों जो है अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं 40 नंबर की तरफ। दोस्तों ये भी है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अब दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट पर पूछा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 क्लॉज 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता के पद को परिभाषित करता है। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों आपको आर्टिकल 335 में प्रशासन का दोस्तों दक्षता के बारे में दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दोस्तों परिभाषित नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कथन एक सही है, कथन दो गलत है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों सी हो जाएगा। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपको हो गया। अब सीधे हम लोग बढ़ते हैं जो पॉलिटी का सवाल है जो 77 नंबर पर है। आ जाइए 77 पर। 77 देखते हैं क्या है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि दोस्तों अन्य तुलना कार्य करेंगे अन्य सब्जेक्ट दोस्तों पॉलिटी का जो सवाल आसान रहता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि आप लक्ष्मीकांत दोस्तों बुक, उसके लिए सोर्स दोस्तों बता दूं कि लक्ष्मीकांत आप लोग जरूर बुक पढ़िएगा। लक्ष्मीकांत के अलावा दोस्तों आप लोग जो है विजन का आपको पता है करंट अफेयर्स होता है, उसको आप लोग पढ़िएगा। जो भी पॉलिटी और आईआर रिलेटेड जो सवाल है दोस्तों उतना दोस्तों काफ़ी है। और दोस्तों कोई भी एक टेस्ट सीरीज विजन आईएएस का दोस्तों या बहुत से मार्केट में हम देख सकते हैं, कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, इनफ है। ठीक है, पॉलिटी के अलावा अगर आप 15 आता है तो अब निश्चित रूप से दोस्तों 10-12 सवाल आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर 77 क्या कह रहा है दोस्तों कि According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect the state from internal disturbances. दोस्तों ये सही है। The Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to person being held for preventive detention according to the Prevention of Terrorism Act, confession of the accused before the police। दोस्तों इस सवाल को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इस सवाल को अभी जो है आपको बाद में आपको बताएंगे अगले वीडियो में दोस्तों। हो सके तो आपको जब आईआर का दोस्तों बताएंगे तो इस सवाल को हम लोग बता देंगे। ठीक है, क्योंकि इस बारे में दोस्तों अभी हम थोड़ा रिसर्च करना बाकी है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब दोस्तों जो अगला सवाल है आपको 80 नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर क्या है पॉलिटी में, आपको 80 नंबर। हाँ दोस्तों देखिए आप आ गए। ये जो सवाल है दोस्तों बहुत ही अब तक मतलब क्या कहिएगा दोस्तों बहुत ही टफ सवाल है। ठीक है, जो द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जब आपको पता है जो कि हाल ही में दोस्तों 2000 है, आप कह सकते हैं कि 22 में माननीय जो आपको वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रपति हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों कौन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों उनका चुनाव हुआ था, तो इसलिए दोस्तों ये न्यूज़ जो है चर्चा में है। तो सवाल पूछने के दोस्तों ऐसा था कि आएगा और पूछा भी गया है। द मेंबर नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन द। दोस्तों यहाँ पर देखिए नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं ले दोस्तों, स्टेटमेंट ऐसे ही आपको गलत हो गया। ठीक है, दूसरा दोस्तों हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। दोस्तों जो है आपका जो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका एक आपको गलत है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ उनको। हाँ दोस्तों ठीक है, आपको ये गलत हो गया। ये दोस्तों आपको दोस्तों फार्मूला बताऊँ क्यों गलत है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। दोस्तों ये जो है आपको गलत है। The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to the Arunachal Pradesh। ये जो स्टेटमेंट केवल जो है आपका सही है। चलिए दोस्तों ये देखते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ। सबसे पहले दोस्तों जो है आप इसका मैंने कहने मतलब दोस्तों कि इसका ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चलिए दोस्तों इसका हम लोग हिंदी ही देख लेते हैं। 80 नंबर कहाँ गया, हाँ 80 नंबर दोस्तों यहाँ पर है। दोस्तों इसका फार्मूला होता है कि वोट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। दोस्तों एक एमएलए का वोट का जो वैल्यू दोस्तों होता है, जो फार्मूला होता है कि जो टोटल कुल जो जिस राज्य की दोस्तों बात करें कुल उसकी जो जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या जो टोटल जनसंख्या है वो दोस्तों डिवाइडेड बाई क्या होता है दोस्तों 1000 गुना दोस्तों टोटल नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इलेक्टेड चूँकि राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों इलेक्टेड एमएलए होते हैं तो एमएलए हो गए। दोस्तों यहाँ पर सवाल कह रहा है कि संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के सदस्य निर्वाचक मंडल से दोस्तों तो यहाँ पर जो है संसद दोनों किसी तरह से विधान नाम निर्दिष्ट दोस्तों ये जो है नॉमिनेटेड इसको लिखना चाहिए दोस्तों। देखिए ये जो है मनोनीत इसका हिंदी होना चाहिए। देखिए नाम निर्दिष्ट दोस्तों ये जो है ना, इसीलिए मैं दोस्तों जो हिंदी जो है मैं नहीं बनाता हूँ। तो आपको पता है कि दोस्तों कि आपको चूँकि पता है कंपटीशन है, रिलेटिव कंपटीशन है, इंग्लिश मीडियम दोस्तों बनाकर आगे बढ़ जाएंगे और जो हिंदी माध्यम दोस्तों समझने में दोस्तों उनका लग जाएगा कि नाम और जिसका मतलब क्या होता है। चूँकि दोस्तों वो मनोनीत वर्ड सुने हैं तो चलिए इंग्लिश में दोस्तों बनाते हैं।
द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द आइदर हाइस्ट, दोस्तों या आपको जैसे ही नॉमिनेट हुआ दोस्तों ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा दोस्तों, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव, जैसा कि दोस्तों मैं फार्मूला बताया कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एम दोस्तों क्या होता है, जो फार्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन जो किसी भी राज्य का दोस्तों डिवाइडेड बाई 1000 टोटल नंबर ऑफ दोस्तों इलेक्टेड एमएलएस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज अ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच वैल्यू। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ से कि जितना एमएलए की संख्या दोस्तों ज़्यादा होगा वो वैल्यू ऑफ वोट दोस्तों कम होगा। तो दोस्तों इस तरह पर दोस्तों ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टेड असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट। आपको पता है दोस्तों कि ये अब जो है गलत हो स्टेटमेंट। उसके बाद दोस्तों, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ केरला। दोस्तों ये भी नहीं होगा दोस्तों को पता है कि मध्य प्रदेश का दोस्तों जो है नंबर ऑफ एमएलए है आपको 230 है, ठीक है, और केरला का दोस्तों 140 है। तो दोस्तों नीचे वाला आपको पता है कि ज़्यादा रहेगा तो टोटल जो वैल्यू वोट कम हो जाएगा, दोस्तों ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये दोस्तों आपको ये सही होगा, ठीक है। जब आपको पता है कि दोस्तों आपको ये गलत होगा ये गलत होगा तो दोस्तों ये सही होगा। तो जो हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट करेक्ट दोस्तों ये है, ये आपको ओनली 1, ठीक है। अब दोस्तों जो है 80 के बाद जो आपका 85 नंबर है पॉलिटिक्स है, चलिए उसको देखते हैं। यही दोस्तों हिंदी माध्यम के जो बच्चा दोस्तों तो यहाँ पर जो घाटा में चले जाते हैं और इंग्लिश मीडियम दोस्तों हमेशा एडवांटेज में रहते हैं। दोस्तों ये दुर्भाग्य है, यूपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दोस्तों जो कॉमन जो मानक शब्द है उसका हिंदी में यूज करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको पता है बहुत सारा विरोध प्रदर्शन, सीसेट आंदोलन, बहुत सारा चीज़ हुआ है। दोस्तों क्या कीजिएगा दोस्तों, देखिए ये जो है 85 क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। आपको पता है संविधान दिवस के बारे में सवाल पूछा है। स्टेटमेंट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज, हम दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद आपके लिए कर देंगे, चिंता मत कीजिएगा। द स्टेटमेंट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एमंग सिटीजन। दोस्तों ये कह रहा है स्टेटमेंट 1 की प्रत्येक 26 नवंबर को दोस्तों जो है संवैधानिक मूल्यों जो जनता के बीच में दोस्तों नागरिकों के बीच में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। आपको पता है कि संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। तो स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा दोस्तों स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी का दोस्तों गठन हुआ था उसका डेट मैं आपको बता दूं 29 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट आपका गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों इसको थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। आपको पता है दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को दोस्तों एडॉप्ट किया गया था, दोस्तों इनैक्ट किया गया था। और दोस्तों आप कह सकते हैं कि इनैक्ट दोस्तों अडॉप्ट किया गया था दोस्तों, कहने मतलब रेडी हो गया था, ठीक है। आपको पता ही है कि 1949 26 नवंबर 1949 को दोस्तों अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों लागू किया गया था आपको 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा। तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि 26 जनवरी 1950 को दोस्तों चूँकि लागू हुआ था संविधान, इसलिए दोस्तों संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है, जिस दिन दोस्तों हमारे संविधान को तो क्या किया था, अडॉप्ट किया गया था, इनैक्ट किया गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब दोस्तों आपको हो गया 85। उसके बाद देखिए 91 और 92 ये सवाल है आपका पॉलिटी से। तो दोस्तों जो 91 जो देखिए यहाँ पर, हाँ दोस्तों हिंदी में देखिए, ठीक है। कुछ का दोस्तों सही रहता है, बहुत का कुछ का गलती भी रहता है। होमगार्ड के संदर्भ में दोस्तों कह रहा है कि होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों को अधीन समुत्थापित किया जाता है। दोस्तों ये जो है आपका स्टेटमेंट जो अब मैं बता दूं कि आपको ये गलत है, ठीक है। आपको दोस्तों जो स्टेटमेंट दोस्तों क्या है ये आपको गलत है, ठीक है। और होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस को सहायक बल, दोस्तों ये आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग, दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों आपको कितने कथन सही है दोस्तों, तो केवल जो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये आपको हो गया कि दोस्तों ये जो है आपको होमगार्ड को जो राज्य सरकार के नियमों के अधीन दोस्तों किया जाता है। आपको 91 का दोस्तों इंग्लिश में देख लीजिए। With reference to the home guard, consider the following: home guards are raised under the home guard acts and rules of the center। दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के रूल का अंतर्गत होता है, तो ये आपका गलत है। द रोल दोस्तों जुलरी फोर्स सहायक फोर्स को काम करते हैं, सही है। और ये दोस्तों आपको किया गया है, तो आपको जो है केवल आपको कौन हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों है 91 हो गया। 92 देखते हैं 92 क्या है। हाँ दोस्तों ये जो है आपको एक्ट से पूछा गया है। ये भी दोस्तों जो है अनकन्वेंशनल सवाल है। कह रहा कि अनऑथोराइज वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स दोस्तों किस अंडर एक्ट के अंतर्गत आता है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है, हाँ दोस्तों एक मिनट, मैंने क्या बताया 91 का दोस्तों मैंने बताया कि हाँ पहला गलत है और दूसरा जो तीसरा सही है। तो हाँ ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका हो जाएगा ओनली 2। चलिए दोस्तों ये जो है सवाल देखते हैं कि मिलाना है इसमें कि किस एक्ट के अंतर्गत आता है। एक्शन दोस्तों क्या है आपको, ये अनऑथोराइज्ड यूयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म। दोस्तों को पता है कि बहुत लोग जो है फर्जी पुलिस बन जाते हैं, मैंने दोस्तों अधिकृत नहीं होते लेकिन वर्दी पहन लेते हैं। तो किस एक्ट का था दोस्तों कवर किया है, द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 दोस्तों, ये सही है ठीक है। दूसरा दोस्तों, नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद ए पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन इंगेज्ड इन देयर ड्यूटी। दोस्तों अगर कोई, आपको पता है कि बहुत बार सुनते हैं कि पुलिस वाले दोस्तों बोलते हैं कि आपको लगा दूंगा चार्ज कि ऑन ड्यूटी स्टाफ को डिस्टर्ब करने का। दोस्तों तो ये जो है कह रहा कि किस जानबूझ के अगर कोई ऑन ड्यूटी पुलिस और मिलिट्री का दोस्तों है जवान अधिकारी, तो उसको दोस्तों ये कह रहा किस एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट दोस्तों ये नहीं है ठीक है दोस्तों। ये भी जो है आपको, ये जो आपको नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विथ ए पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन, ये भी दोस्तों ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट दोस्तों इसी के अंतर्गत कवर किया गया ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ, आपको पता है दोस्तों आजकल शादियों में दोस्तों, बिहार का एग्जाम्पल लेता हूँ कि तिलक हो चाहे दोस्तों जो बारात है उसमें जो है समियाना में लोग गोली छोड़ते हैं, ढाई ढाई, तो दोस्तों वही लिखा है कि सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ दोस्तों, ये किसके अंतर्गत, आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 90 दोस्तों, ये सही है। तो आपका जो है आपको ये सही है दोस्तों और ये सही है, यानी आपको ओनली 2 सही है ठीक है। तो इसका भी आंसर दोस्तों आपको जो है आपको ओनली 2 सही है, बी हो गया ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पॉलिटी का सवाल दोस्तों कवर किया है। एक दोस्तों सवाल जो है 77 नंबर रह गया, उसको जो है आईआर का जब दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन का दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे उस समय दोस्तों डिस्कस कर लेंगे ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बीपीएससी का भी दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन का भी दोस्तों बारी बारी से हम लोग धीरे धीरे अन्य सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों जो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कीजिएगा ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए शुभ रात्रि।